हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत चैप्टर 17 अध्याय 17 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक में दिया गया है, थेफ्ट के बारे में। तो ये जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर प्री एग्जाम्स और मेंस एग्जाम। तो आज के टॉपिक में हम लोग मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग आईपीसी के ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन क्वेश्चंस को तैयार करना है उनको देख चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग थेफ्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग जुडिशरी या एपीओ या अन्य जो लॉ के एग्ज़ाम हैं उनके मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जब हमारे चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट को जो ऑप्शन मिलेगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्री और मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे कि यदि आप आईपीसी के मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1860 मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह जो हैं उनकी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसी तरीके से साक्ष्य अधिनियम की, और जो लोग उत्तराखंड एपीओ प्री एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको उत्तराखंड एपीओ जो 2021-22 में होने की संभावना है उसके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी तरीके से बिहार एपीओ मेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप यदि सेपरेट प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयार की गई प्लेलिस्ट उसको फॉलो करें तो आपको सभी वीडियोज एक ही प्लेटफार्म पर और एक ही सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप जिस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, यदि प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करना चाहते हैं तो प्री एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट को ओपन कर लें, और यदि मेंस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, इसको जब आप प्ले करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी तो इस तरफ कॉर्नर पर साइड में आपके सामने आईपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के वीडियोज आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस सीरियल से मिल जाएंगे, जिनको आप फॉलो करके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जिनको आप अच्छे से तैयार करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये कर लें कि जो सी है वो चोरी के लिए दोषी होगा, ना कि बी, क्योंकि बी ने सिर्फ फसल को काटा है। बी चोरी के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है, सी चोरी के लिए दायी ठहराया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है थेफ्ट का वो है कब्जा पजेशन, यानी चोरी का अपराध करने की जो विरुद्ध अपराध है वो कब्जा विहीन वस्तु की चोरी नहीं हो सकती है। जैसे कि आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध में चोरी के जो चारों तत्व हैं होते हैं, परंतु चोरी का जो पांचवा तत्व में से सिर्फ कब्जे में से संपत्ति को हटाने का तत्व नहीं होता है, जिस कारण जो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध घटित होता है। यदि उसमें कब्जे में से हटाने का भी तत्व आ जाए तो वो चोरी का अपराध कहा जाएगा। कब्जा जो है वस्तु और व्यक्ति के मध्य एक संबंध है जिसके द्वारा वे व्यक्ति वस्तु को नियंत्रित करता है। कब्जा मध्यवर्ती, मेडिटरी या तत्कालिक या एवं विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध कैसे भी हो सकता है। जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 27 में बताया गया है कि पत्नी एवं सेवक के कब्जे में संपत्ति को यदि एक अन्य व्यक्ति पति या एवं मालिक के सिवाय दिया जाता है तो चोरी कहा जाता है, क्योंकि संपत्ति पर वो जो वास्तविक एक्चुअल कब्जा जो है, एक्चुअल पोजेशन किसका है, किसी और का है। जैसे कि पत्नी के संदर्भ में पति का और नौकर के संबंध में मालिक का कब्जा होता है। इससे कि एक एग्जाम्पल फॉर उदाहरण, ये बाई की पत्नी का यार है, ये को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में ये जानता है कि वे उसके पति बाई की है, और वो ऐसी संपत्ति है जिसको ए को देने का प्राधिकार उसे बाई से प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद भी ये उस संपत्ति को ले लेता है। तो इस प्रश्न में क्या ए ने कोई अपराध किया है? तो इस प्रकरण में ए ने चोरी का अपराध किया है, क्योंकि जो बाई की पत्नी ने ए को मूल्यवान संपत्ति दी है वो उसको उसके पति से देने का उसको प्राधिकार नहीं था। प्रकरण में जो ए है वो चोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है माठी
1886 का मामला है। कब्जे के लिए ये आवश्यक नहीं है कि संपत्ति जिसके कब्जे में हो वे उसका वास्तविक स्वामी हो। जैसे कि एक धोबी ने गांव के तालाब में एक दरी धुली और सूखने के लिए उसने डाल दी। अभियुक्त उसे उठा ले गया। वहां अभियुक्त को चोरी का दोषी ठहराया गया, यद्यपि कि धोबी दरी का वास्तविक स्वामी नहीं था, क्योंकि जो दरी थी वो उसके कब्जे में थी, इसलिए यहाँ पर चोरी का अपराध घटित हुआ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है थेफ्ट का, वो है बिना सहमति के, विदाउट कंसेंट। तो चोरी के अपराध के लिए आवश्यक है कि संपत्ति जो है वो बिना स्वामी की सम्मति के उठाई गई हो या हटाई गई हो। धारा 378 का स्पष्टीकरण जो 5 है वो ये उपबंध करता है कि ऐसी संपत्ति अव्यक्त और व्यवस्थित किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त सम्मति देने वाले को सहमति देने का अधिकार होना चाहिए, परंतु यदि अभियुक्त सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि सम्मतिदाता को सम्मति देने का अधिकार है तो अभियुक्त चोरी के अपराध का दोषी नहीं होगा, भले ही सम्मतिदाता को सम्मति देने का अधिकार ना रहा हो। सम्मति भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार होनी चाहिए। इन सब परिस्थितियों के संबंध में धारा 378 के दृष्टांत जो हैं एम है, एन है, ओ में अधिक प्रभावी ढंग से स्पष्ट किया गया है। तो जो दृष्टांत एम है उसको हम लोग देखते हैं। ए जो बाई का मित्र है, बाई की अनुपस्थिति में बाई के पुस्तकालय में जाता है और बाई की अभिव्यक्ति सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए और वापस करने के आशय से ले जाता है। ये अवधि संभाव्य है कि ए ने ये विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसको बाई की व्यवस्थित सम्मति प्राप्त है। यदि ए का यह विचार था तो ए ने चोरी नहीं की है। दूसरा है एन, बाई की पत्नी से एक खैरात मांगता है। वे ए को धन, भोजन और कुछ कपड़े देती है जिसको कि ये जानता है कि वे उसके पति की हैं। यहाँ अधिसंभाव्य है कि बाई का यह विचार हो कि बाई की पत्नी को भिक्षा देने का प्राधिकार है। यदि ए का यह विचार था तो ए ने चोरी का अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये यहाँ पर ये समझता है कि उसको जो बाई की पत्नी है उसको उसके पति से खैरात देने का प्राधिकार उसको प्राप्त है। अगर उसका ए का ये आशय है, इस आशय से उसने अगर संपत्ति को प्राप्त किया है तो यहाँ पर ए ने चोरी का अपराध नहीं किया है। जो तीसरा दृष्टांत है वो है कि ए बाई की पत्नी का यार है। ये जो है बाई की पत्नी का यार है और ए को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में ये जानता है कि वे उसके पति बाई की है और संपत्ति ऐसी है जिसे देने का प्राधिकार उसे बाई से प्राप्त नहीं है। तो ये जो प्राधिकार है अथॉरिटी यानी कि प्राप्त नहीं है, ये जान करके संपत्ति प्राप्त करता है तो चोरी करता है, और यदि उसको ये जानकारी है कि उसको प्राधिकार प्राप्त है तो इस संबंध में संपत्ति को प्राप्त करता है तो चोरी नहीं करता है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो यदि ये उस संपत्ति को ले लेता है तो चोरी करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको देने का उसको प्राधिकार नहीं है। यदि उसको प्राधिकार है इस आशय से लेता है तो चोरी नहीं करता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं इनको आपको याद रखना है। चौथा जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स है वो है बेईमानीपूर्ण आशय, यानी चोरी का अपराध तब तक कारित नहीं होता है जब तक वस्तु बेईमानीपूर्ण आशय से ना ली गई हो। चोरी के लिए संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से हटाया जाना चाहिए, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो बेईमानीपूर्ण आशय की परिभाषा दी गई है। तो बेईमानीपूर्ण आशय में क्या क्या आता है? सदोष अभिलाभ हुआ हो या सदोष हानि हुई हो, इस तरीके से कारित की गई हो तो ये कहा जाएगा कि उसने बेईमानी से कार्य को किया है। तो धारा 378 के दृष्टांत बी, डी, आई, एल एवं पी में भी उपलब्ध प्रावधान जो दिए गए हैं वो बेईमानी के संबंध में दिए गए हैं। तो दृष्टांत जो बी है, ये अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार बाई के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यदि यहाँ ए का आशय बाई की जो सम्मति के बिना बाई के कुत्ते को कब्जे में लेना हो, तो जो ही बाई के कुत्ते ए के पीछे चलना प्रारंभ किया तो उसने चोरी की है, ये कहा जाएगा। दृष्टांत टी है, ए जो बी का सेवक है और जिसे बी ने अपनी प्लेट की देखरेख के लिए नियुक्त किया है और बी की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर के जो है ए भाग जाता है, तो ए यहाँ पर बेईमानीपूर्ण आशय होगा, ना कि चोरी का होगा। इसके संबंध में एक जो महत्वपूर्ण केस ला है के.एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य ऑल इंडिया रिकॉर्डर 1957 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में अभियुक्त ने वायुसेना का एक वायुयान जो है अनाधिकृत रूप से उड़ान भरने के लिए ले गया। न्यायालय ने उसे चोरी के लिए दोषी माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि चोरी के अपराध के निर्माण के लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से लिया जाए, चाहे वे अल्प समय के लिए लिया गया हो या क्यों ही बिल्कुल ही अल्प समय के लिए क्यों ना लिया गया हो, उसका ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ उसको लिया गया हो बेईमानीपूर्ण आशय से तो वो चोरी के अंतर्गत आ जाएगा।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स है थीफ्ट के संबंध में, पांचवा है और अंतिम है संपत्ति को हटाना या ले जाना। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जब तक कि अभियुक्त संपत्ति जो है उसको हटाता नहीं है तब तक चोरी के लिए दोषी नहीं होता है। जैसा कि धारा 378 के दृष्टांत सी एवं एच में उपबंध दिया गया है। तो दृष्टांत सी क्या कहता है कि मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल को मिलता है। वे उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जो ही उसने बैल को हाँका और बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया तो ये ने मूल्यवान वस्तुओं की चोरी की है। भले उसने मूल्यवान वस्तुएं ना ली, सिर्फ अगर बैल जो है उसकी हाँकने की दिशा में यदि गतिमान हो जाता है तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि उसने जो है चोरी की है। दूसरा दृष्टांत ये है कि एच बाई के घर में मेज पर पड़ी हुई बाई की अंगूठी ये देखता है। ये ने बाई की अंगूठी को देखा मेज पर पड़ी हुई, तलाशी और पता लगाने के भय से उसने उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग करने का जो साहस ना करते हुए ये जो है उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहाँ से उसका बाई को मिलना अनादि संभाव्य है, ऐसे स्थान पर रखता है कि वो ढूंढने पर भी बाई को ना मिले, ऐसे स्थान से छिपा देता है और छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले और बेच दे जबकि उसका खोया हुआ या खो जाना उसको याद ना रहे। तो यहाँ पर ये ने जो उस अंगूठी को प्रथम बार हटाते समय चोरी की है, जैसे ही उसने पहली बार अंगूठी को हटाया तो ये कहा जाएगा कि उसने चोरी की है। कब कोई संपत्ति हटाई हुई मानी जाएगी, इसके संबंध में भी धारा 378 का जो स्पष्टीकरण 3 है, 4 है और 2 है इसमें दिए गए हैं। तो स्पष्टीकरण जो 2 है, हटाना जो उसी कार्य के द्वारा किया गया है जिससे कि पृथक्करण किया गया है चोरी का अपराध हो सकेगा। तीसरा जो स्पष्टीकरण है, कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का हटाना कारित करता है, ये कहा जाता है जब वे उस वस्तु को यानी कि बाधा को हटाता है जो उस वस्तु को हटाने से रोके हुए हो, जब वे उस वस्तु को किसी भी दूसरी वस्तु से पृथक करता है, तो जब वे वास्तव में उसे हटाता है तो ये कहा जाता है कि वो चोरी करता है। स्पष्टीकरण 4 जो है, वे व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी भी जीव जंतु का हटाना कारित करता है उस जीव जंतु को हटाता है, और ये कहा जाता है कि वे ऐसी एक वस्तु को हटाता है जिससे कि जो प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है, ये कहा जाता है। इसके संबंध में एक जो केस ला है, प्यारे लाल बनाम राजस्थान राज्य का मामला है, 1963 का केस ला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि चोरी के जो अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक यह नहीं है कि कोई वस्तु सदैव के लिए या बहुत लंबे समय के लिए हटाई गई हो। यदि वस्तु बहुत थोड़े समय के लिए उठाई गई हो तो चोरी के अपराध के लिए पर्याप्त हो जाएगा। कि जब भी कोई वस्तु हटाई जाती है तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो वस्तु जो है बहुत अल्प समय के लिए हटाई गई थी इसलिए चोरी नहीं होगी। सिर्फ चोरी का जो आवश्यक तत्व है कि बिना सहमति के हटाया गया हो, चाहे वो भले ही थोड़े ही समय के लिए या वस्तु को हिलाया ही गया हो उस स्थान से, तो ये कहा जाएगा कि उसने चोरी का अपराध किया है। क्योंकि जब उसको आश्चर्य बेईमानीपूर्ण रहा हो तो पति या पत्नी के द्वारा चोरी के संबंध में यदि कोई भी पत्नी अपने पति की सम्मति को बेईमानीपूर्ण आश्चर्य से और पति की सम्मति के घर से हटाती है तो चोरी के अपराध का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार कोई भी हिंदू पति यदि पत्नी के स्त्री धन को चोरी करे तो चोरी के अपराध का दोषी हो सकता है, क्योंकि स्त्री धन पर जो पूर्ण स्वामित्व है वो पत्नी का होता है। परंतु यदि हिंदू पत्नी ने अपने स्त्री धन को बिना पति की अनुमति के हटा दिया है तो ये चोरी नहीं है, क्योंकि स्त्री धन उसकी स्वयं को संपत्ति माना जाता है। धारा 379 चोरी के लिए दंड के बारे में बताती है। धारा 379 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि जो कोई चोरी करता है या करेगा तो ये दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जो जिसकी अवधि है वो 3 वर्ष तक हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 380 निवास गृह में चोरी के संबंध में प्रावधान करती है। तो 380 में निम्नलिखित प्रावधान दिया गया है कि किन परिस्थितियों में की गई चोरी को निवास गृह में की गई चोरी माना जाएगा और ऐसे अपराध के लिए क्या दंड होगा। तो धारा 380 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे निर्माण या तंबू या जलियान में चोरी करता है या करेगा, चूँकि निर्माण जो है वो तंबू या जलियान है, मानव निवास के रूप में या संपत्ति की रक्षा के लिए उपयोग में आता हो, ये दोनों में से किसी भी भांति के कारावास है जिसकी अवधि जो है 7 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो धारा 380 के अंतर्गत जो है सेवन वर्ष के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 381 है लोक सेवक के द्वारा स्वामी की संपत्ति की चोरी। जब कोई लिपिक या सेवक स्वामी के कब्जे की संपत्ति को चोरी करता है तो ये माना जाएगा, और ऐसा होने पर
जो दंड होगा इस संबंध में प्रावधान धारा 381 में दिया गया है। तो 381 के अनुसार जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी भी संपत्ति को चोरी करेगा, ये दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी जो अवधि है 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों के संबंध में धारा 382 निम्नलिखित प्रावधान करती है कि जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपत्ति या उसका अवरोध कारित करने या मृत्यु का, उपत्ति का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, ये कठिन कारावास से, जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके संबंध में जो दृष्टांत ये है, बाई के कब्जे में की जो संपत्ति है ये चोरी करता है और ये चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने बाई द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में बाई को उपत्ति करने के लिए अपने पास रखा था। इस प्रकरण में ए ने धारा 382 में परिभाषित अपराध किया है। दृष्टांत भी ये कहता है कि ये बाई की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि बाई ये समझ जाए कि क्या हो रहा है तो प्रतिरोध करने के लिए ए को पकड़ने का प्रयत्न करे, तब वे बाई का अवरोध करें। इस प्रकरण में ए ने धारा 382 में परिभाषित अपराध किया है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने चोरी के संबंध में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं, किस धारा के अंतर्गत कौन सा अपराध घटित होता है, इसके संबंध में हम लोगों ने डिटेल से क्वेश्चंस सहित आंसर्स को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक में हम लोग चोरी कब लूट होती है और उद्यापन कब लूट होता है और लूट और चोरी और उद्यापन में क्या क्या अंतर्स हैं, इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के लिए आप बने रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर। और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के होम पेज पर जाकर के जो आपको रेड बटन दिखेगी इस पर क्लिक कर लें और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो हैं या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी वीडियो हैं उनकी सूचना जो है आपको समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।